सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। राष्ट्रीय संगोष्ठी व राष्ट्रीय अलंकरण काशी रत्न व शान काशी 2025 संपन्न। बीएचयू मालवीय भवन के सामने दिव्यांग पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी कृपानंद जी बैठे धरने पर। विद्यापीठ में 3 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन के 22वें दिन छात्रों ने वीसी का फूंका पुतला। और वाराणसी पुलिस ने 3 शातिर साइबर अपराधियों को दबोचा। डिजिटल अरेस्ट के जरिए आम लोगों से करते थे ठगी। और अब समाचार विस्तार से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय भवन के सामने दिव्यांग पीठ के पीठाधीश्वर श्री श्री खजराट स्वामी कृपाशंकर जी महाराज अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय भवन के सामने दिव्यांग पीठ के पीठाधीश्वर श्री श्री खजराट स्वामी कृपानंद जी महाराज अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। दिव्यांग पीठ के पीठाधीश्वर श्री श्री खजराट स्वामी कृपानंद जी महाराज ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बीएचयू प्रशासन 17 मई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में योग पाठ्यक्रम में दिव्यांगजनों के प्रवेश को वर्जित या निषेध कर दिया गया है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं और यह मांग लेकर कि अभी तक बहुत सारे विश्वविद्यालय यह पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी और यहाँ भी नहीं था। यह सीधे सीधे दिव्यांग अधिनियम 2016 के विरुद्ध है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विरुद्ध है। यह मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने 17 मई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिस नोटिफिकेशन में योग पाठ्यक्रम में दिव्यांगों के प्रवेश को वर्जित कर दिया है, निषेध कर दिया है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं और ये मांग लेकर के कि अभी तक बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर भी नहीं था। ये सीधे सीधे दिव्यांग अधिनियम 2016 के विरुद्ध है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विरुद्ध है, जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। वाराणसी पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो आम लोगों को फर्जी गिरफ्तारी का भय दिखाकर डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी कर रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और नकदी बरामद किया है। ज्ञात हो कि 11 मई 2025 को सुभाष चंद्र पुत्र आरसी शर्मा निवासी कृष्णा अपार्टमेंट महमूरगंज वाराणसी ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज की थी कि अज्ञात साइबर अपराधियों ने उनके साथ ठगी की है। इस पर थाना साइबर क्राइम में मुकदमा संख्या 16/2025 धारा 318(2), 318(4), 308(2) बीएनएस और 66D IT एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना निरीक्षक विजय कुमार यादव को सौंपी गई। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और पुलिस उपायुक्त अपराध श्रवण टी के निर्देशन में अपर पुलिस उपायुक्त श्रुति श्रीवास्तव और सहायक पुलिस आयुक्त विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डिजिटल हाउस अरेस्ट गैंग के 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल हुए मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई। साइबर अपराधी आम लोगों को पैसे का लालच देकर विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाते थे। इन खातों में क्रेडिट धनराशि का कुछ हिस्सा खाता धारक को दिया जाता था। खाता खुलवाने के बाद अपराधी पूरी किट अपने कब्जे में ले लेते थे। इसके बाद विदेशी साइबर अपराधियों के साथ मिलकर डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट से संबंधित ठगी की धनराशि इन खातों में मंगवाई जाती थी। फिर इस राशि को विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर नकद निकाला जाता था और विदेशी साथियों को कमीशन काटकर डॉलर में भुगतान किया जाता था। गिरफ्तार अभियुक्तों में गौरव जायसवाल पुत्र स्वर्गीय राजू निवासी सदर बाजार लखनऊ उम्र 22 वर्ष, ताबिश उर रहमान पुत्र अनवारुल हसन निवासी खैरबाद सीतापुर उम्र 21 वर्ष, असद वकील खान पुत्र वकील खान निवासी बिवाड़ सीतापुर उम्र 27 वर्ष है। इसमें विवेचना हमने स्टार्ट की तो ये जब खातों का एनालिसिस हुआ तो फिर ये 3 लोग मिले। उसमें से एक जो खाता धारक है वो उसने खाता खोल के खाता अपना बेचा था। बाकी 2 जो साइबर अपराधी हैं वो लोग खाते खुलवाते थे लोगों को, उसमें जो फ्रॉड के पैसे थे उसमें संकलित करते थे और हवाले के माध्यम से दुबई भी भेजने की इसमें बात आ रही है। कोई अपराध अभी तो फ़िलहाल तो कोई आपराधिक इतिहास हमने नहीं देखा है, बट ये पहले भी इस प्रकार की घटनाएं कर चुके हैं।
ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता पर 5 जून को पिंडरा के किसानों द्वारा किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता ने पूरे देश को गौरवान्वित किया और इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना द्वारा दिखाया गया साहस और रणनीति हर नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत है। बहादुर भारतीय सेना के प्रति समर्थन और प्रशंसा व्यक्त करने के लिए विधानसभा पिंडरा के किसानों द्वारा किसान ट्रैक्टर यात्रा 5 जून को सायंकाल 4 बजे नेशनल इंटर कॉलेज पिंडरा के मैदान से लगभग 1000 ट्रैक्टरों के साथ निकाली जाएगी। किसानों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। इस संदर्भ में पिंडरा के विधायक अवधेश सिंह ने मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना पैदा करना है, जिसमें भारतीय सेना की वीरता को नमन किया जाएगा। पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचों पर सटीक हमले किए थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हवाई अड्डों, वायु रक्षा प्रणालियों, कमान एवं नियंत्रण केंद्रों और रडार स्थलों सहित कई प्रमुख पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचाकर हमलों का कड़ा जवाब दिया है। यह सैन्य कार्रवाई जम्मू एवं कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में क्रूर आतंकी हमले की प्रतिक्रिया थी। भारत की तीनों सेनाओं वायु, थल और नौसेना ने मिलकर इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सैन्य हमले को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था, ताकि उन महिलाओं को सम्मान दिया जा सके जिनके पति 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे। भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान के आतंकवादियों को सबक सिखाया है, आतंक के पनाहगारों को जमींदोज किया है, उससे हर भारतीयों का सीना गर्व से ऊंचा हो गया है। सेना के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री ने हमले के बाद कहा था कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा, जिसको सेना ने कर दिखाया, जिससे हर भारतीय ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा झंडा लेकर जश्न मना रहा है। हम लोग को ट्रैक्टर किसान रैली हम लोगों को भी करना चाहिए उनके सम्मान में। तो यह तय हुआ कि इसको पिंडरा में किया जाए। तो फिर ये लोग मेरे साथ बैठक किए, मैं कहा कि मुझे खुशी होगी कि ये पिंडरा में ही आप लोग इसको करें। तो उसमें अपने कार्यकर्ताओं के साथ जब बैठे तो उनका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ मिला। हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि यह उत्साह उनका होगा, और बहुत तेज़ी के साथ यह फैला और लोगों के अंदर एक जोश हुआ। तो इसीलिए हम सारे लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। पिंडरा से करीब 12-14 किलोमीटर यह होगा कि पिंडरा से हम लोग शुरू करें, कठरियाँ होते हुए नकटी भवानी मंदिर पे हम लोग आएंगे, और वहाँ पे आदरणीय योगी जी के जन्मदिन पर वहाँ पे एक भंडारा भी हो रहा है, और वहाँ पे एक हवन भी सारे कार्यकर्ता वहाँ मिल करके, सारे किसान मिल करके वहीं पर करेंगे। वहीं पे हम लोग का समापन भी होगा। मुझे लगता है कि हम लोग तो लक्ष्य 500 रखे थे, लेकिन वह बहुत अधिक हो जा रहा है। विकसित भारत के विकास में मीडिया की भूमिका विषयक संगोष्ठी संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के पाणिनि भवन में संपन्न हुई। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट IAJ एवं सामाजिक विज्ञान विभाग संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के पाणिनि भवन सभागार में राष्ट्रीय संगोष्ठी विकसित भारत के विकास में मीडिया की भूमिका विषयक संगोष्ठी संपन्न हुई। समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, कुलपति संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ने किया, तथा समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, विशिष्ट अतिथि राजेश गौतम, निदेशक आकाशवाणी वाराणसी रहे। समारोह के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व IAJ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मां सरस्वती को माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय संगोष्ठी व 30वें राष्ट्रीय अलंकरण काशी रत्न शान काशी 2025 का शुभारंभ किया। मंगलाचरण पूजा पांड्या, स्वागत सामाजिक विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शैलेश मिश्र, संचालन डॉक्टर अनुपम गुप्ता, संयोजन IAJ मोतीलाल गुप्ता, धन्यवाद प्रकाश डॉक्टर कैलाश सिंह विकास ने किया। राष्ट्रीय महामंत्री अर्जुन सिंह व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आशीर्वाद सिंह वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय प्रवेश प्रोफेसर शैलेश मिश्र ने किया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। वार्षिक पत्रिका दृष्टि का विमोचन डॉक्टर नितेश कुमार गुप्ता ने अतिथियों से कराया। क्या भारत का भौतिक विकास ही विकास की पराकाष्ठा हो सकती है, और मीडिया की उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए? मैं तो प्राय कहा करता हूं कि मीडिया के बंधु जिनके हाथ में कागज की तलवार होती है और चलने के लिए कुएं की धार होती है, उस पर चलकर के वो कुरीतियों को काटते हैं। कागज की तलवार से जो कुरीतियों को काटने का काम करते हैं, कुरीतियों को काटने का, अन्याय को काटने का जो काम करते हैं, वो मीडिया के लोग करते हैं। मीडिया की भूमिका समय समय पर बदलती है।
जब हम पराधीन थे तो मीडिया हमें जगाता था कि स्वाधीन भारत होना चाहिए और स्वाधीन भारत का स्वरूप क्या होना चाहिए। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर को सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने का स्वामी अभिमित्रेश्वरानंद जी ने कड़ा प्रतिकार किया है। काशी में दिनों प्रवास कर मनुस्मृति पर व्याख्यान दे रहे परम आराध्य परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमित्रेश्वरानंद सरस्वती 1008 जी महाराज ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर को सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने का कड़ा प्रतिकार किया है और साथ ही उन्होंने वृंदावन के धर्माचार्यों से आह्वान किया है कि वे किसी भी कीमत पर बांके बिहारी मंदिर को अधिग्रहित न होने दें। शंकराचार्य जी महाराज ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक तरफ सनातन धर्म के धर्माचार्य पूरे देश में मुहिम चलाए हुए हैं कि सरकार ने जिन जिन मंदिरों व धर्म स्थानों का अधिग्रहण कर लिया है उनको वापस लिया जाए और सनातन धर्म बोर्ड बनाकर धर्माचार्यों के द्वारा इसका संचालन किया जाए। इस मुहिम को सबसे अधिक आगे बढ़ाने वाले देवकीनंदन ठाकुर जी के ही वृंदावन में जो बांके बिहारी मंदिर परंपरा से सेवायतों पुजारियों के हाथों में था उसको सरकार दिन दहाड़े ट्रस्ट बनाकर अधिग्रहित कर ले रही है और कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। जब सरकार मंदिर को अधिग्रहित करके वहां सरकारी अधिकारी बैठा देगी तो भविष्य में फिर वहां धर्म की क्या व्यवस्था देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि बातें अलग कही जा रही और व्यवहार अलग तरह का किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष सरकार को परंपरा से चले आ रहे सनातनी मंदिरों को अधिग्रहित करने का क्या अधिकार है। बांके बिहारी मंदिर में जो हमारे गोस्वामियों की परंपरा है उस परंपरा का हमें पोषण करना है। यदि बांके बिहारी मंदिर में कोई कमी या कोई गड़बड़ी भी हो रही है तब भी उस पर विचार कर उसको ठीक किया जाना चाहिए, न कि गड़बड़ी के नाम पर धर्म स्थान को धर्मनिरपेक्ष सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लेना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो यह धर्म स्थान कहाँ रह जाएगा। पर आध्यात्मिक तरंगे हमने अनुभव की हैं, वो कहाँ से दोबारा अगर वहाँ पर सरकारी ट्रस्ट बैठ गया और वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था बन गई तो उन तरंगों का अनुभव दोबारा हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसी में हमको तो संदेह हो रहा है। तो बंधुओं, वृंदावन के सभी धर्माचार्यों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि इस बारे में विचार करिए, ये ट्रस्ट नहीं बनना चाहिए। बांके बिहारी जी का मंदिर जिस तरह से जिन धार्मिक लोगों के हाथ में अभी तक रहा है उन्हीं के हाथों में इसको अग्रसारित होना चाहिए। वहाँ पर जनता की सुविधा की जो व्यवस्था होनी है उसके बारे में जो कुछ हो वो अलग से बैठ करके आप लोग करिए, लेकिन वहाँ की पूजा में, वहाँ की अर्चना में, वहाँ के उत्सव में, वहाँ के राग में, वहाँ के भोग में, वहाँ की किसी भी धार्मिक प्रक्रिया में हम तो कहेंगे खबरदार कोई दूसरा ना घुसे। लेकिन अगर आप ये नहीं कह सकते हैं तब भी कम से कम जो परंपरा चली आ रही है उसके संरक्षण के लिए आप लोग आगे आएँ, यही हमारा सबसे अनुरोध है। सोसाइटी फॉर फास्ट वाराणसी एवं राष्ट्रीय अनग साहित्य अकादमी द्वारा जिला स्तरीय जन जागृति एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के निर्देशन में सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस वाराणसी एवं राष्ट्रीय अनग साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय जन जागृति एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन मंगलवार को लंका स्थित एक होटल में किया गया। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस एक राष्ट्रव्यापी संस्था है जिसकी शाखाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं। जनसाधारण को त्वरित न्याय दिलाने में संस्था अग्रणी भूमिका निभाती है और 100 से अधिक जनहित याचिकाओं के माध्यम से जनसाधारण की अनेकों समस्याओं का निवारण करती है। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के तत्वावधान में चलने वाली संस्था सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष भगवान जी रैयानी, प्रवीण पटेल राष्ट्रीय संयोजक, ट्रस्टी वेंकटरमन, महेंद्र तुरखैया, हरिशंकर सह पूर्व चेयरमैन बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, विवेक शंकर तिवारी पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी, कांति श्रीवास्तव, वीरेश मिश्र, नवीन पांडे, नीरज पांडे, सुमित त्रिपाठी के साथ ही कार्यक्रम में न्यायिक, प्रशासनिक, वायुसेना तथा सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अनेक विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। 43% ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हमारे MLAs, MPs वगैरह ऑल ओवर द कंट्री। उसके 43% आर फेसिंग द क्रिमिनल केसेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, डिफरेंट जगह पर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो टेंटेड मतलब जिसके सामने केसेस चालू है उसको 1 साल में सल्टा दो। वो 6-7 साल के पहले का जजमेंट है, मगर मोदी गवर्नमेंट और किसी और गवर्नमेंट को उससे
इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि 43% को जो नाराज करेंगे अपने मोदी साहब, तो क्या होगा? ये 43% जो आए उनको कान पकड़ के नीचे उतार देंगे। किसी को, मोदी को भी, उसकी भी शर्म नहीं रखेंगे वो। मंगलवार को अस्सी घाट पर सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से काव्यार्चन की 37वीं कड़ी का आयोजन किया गया। सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से काव्यार्चन की 37वीं कड़ी का आयोजन मंगलवार को अस्सी घाट पर किया गया। नगर के वरिष्ठ रचनाकार लोकभूषण सम्मान से विभूषित डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में रचना पाठ का शुभारंभ मधु पांडे मृदुला ने किया। बुढ़ापे का धावा शीर्षक से अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने बुढ़ापे के दौरान आने वाली चुनौतियों और समस्याओं का बहुत ही सहज और सशक्त वर्णन किया। उन्होंने सुनाया, हाय बुढ़ापे का धावा, हजारों व्याधियों का बुलावा। इस क्रम को वरिष्ठ रचनाकार गौतम अरोड़ा सरस ने अपने सरस काव्य पाठ से आगे बढ़ाया। एक नदी की वेदना को अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति दी। क्यों एक नदी जलमय होकर भी प्यासी रह जाती है, यह वर्णन उन्होंने बहुत ही खूबी से किया। इसके बाद भोजपुरी के विद्यापति कहे जाने वाले पंडित हरिराम द्विवेदी की पुत्री अनामिका पाठक ने अपने विशिष्ट काव्य पाठ से श्रोताओं को आनंदित किया। हरी भरी बगिया के सुगवा और बरसे बदरवा दुआर हो बाबा मोरे आवें बखरिया रचनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवेश के चित्रों को जीवंतता प्रदान किया। अतिथि रचनाकार ओम प्रकाश श्रीवास्तव प्रकाश मिर्जापुर ने मानव को जागृत करने वाला गीत रात बीती जागराही पढ़कर श्रोता दीर्घा में उपस्थित लोगों से लगायत मंचासीन रचनाकारों तक को उत्साह का संचार कर दिया। कार्यक्रम का संचालन कर रही आकाशवाणी की वरिष्ठ उद्घोषिका जगदीश्वरी चौबे ने खोइचा शीर्षक से पढ़ी गई रचना के माध्यम से नई दुल्हन के मनोभावों को व्यक्त किया। अध्यक्ष काव्य पाठ करते हुए वरिष्ठ रचनाकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा ने काव्य पाठ की शुरुआत पहलगाम पर आधारित अपनी नवीनतम रचना से किया। उसके बाद उन्होंने न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी शीर्षक से अपने एक अन्य गीत का पाठ किया। स्वागत भाषण राजलक्ष्मी मिश्रा ने किया। रचनाकारों का माल्यार्पण झरना मुखर्जी, प्रियंका सिंह, सूर्य प्रकाश मिश्रा, प्रेम नारायण सिंह ने किया। कवियों को प्रमाण पत्र वितरण गिरीश पांडे काशिके, सूर्य प्रकाश मिश्र, प्रियंका सिंह, झरना मुखर्जी एवं मृदु दीक्षित ने किया। धन्यवाद ज्ञापन अखलाक खान भारती ने किया। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर नागेश चांटिल्य, एडवोकेट रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज एवं अरविंद मिश्र हर्ष ने किया। बुढ़ापे का धावा, अनगिनत कष्ट, अस्थि पंजर नष्ट, नेत्र जिह्वा श्रवणा सब भ्रष्ट, प्राण ढोने को फिर ये कैसा बहकावा। नदी स्वयं है प्यासी, कैसे सबकी प्यास बुझाएगी। शोषण कैसे कब तक नदियाँ रो रो कर सह पाएगी। न रहेगा बांस और न बाजेगी बांसुरी, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। के पर्वत घाटी नदियाँ माटी, सूरज चंदा तारे सदा सच बोलते हैं। ये पर्वत नदियाँ घाटी सूरज चंदा तारे सदा सच बोलते हैं। इन्हीं से पूछो कि 22 तारीख की भोर के पहले भारत ने क्यों विधान अलापा। इन्हीं से पूछो कि 22 मई को भोर के पहले भारत में क्यों विधान राग अलापा था। अरे पखवाड़े से ही उगते सूरज को नमन कर, वहाँ की उगते सूरज को नमन कर मन्नत माना था। और वहाँ की धरती ने आतंकियों के बोझ से बोझिल, वहाँ की धरती आकाश के बारूद बना। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन के 22वें दिन छात्रों ने कुलपति का पुतला दहन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन के 22वें दिन छात्रों के खिलाफ हुए फर्जी मुकदमे के विरोध में छात्रों ने विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला दहन किया।
इस कार्यक्रम में शामिल करण प्रजापति पूर्व छात्र संघ प्रत्याशी ने बताया कि आज हम लोगों ने कुलपति महोदय का पुतला फूंका है। पुतला इसलिए हम लोग फूंके हैं कि उनके तानाशाही रवैया के कारण बात इतनी बिगड़ गई है, इतनी बढ़ गई है। ये दलाली के चक्कर में क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया। हम लोगों ने विगत कुछ दिन पहले प्रवेश सेल का पुतला फूंका था, इन्होंने क्या किया, इस चीज को उनको दिखाया गया और कुलपति का पुतला फूंका गया है और कुलपति को जान से मारने की धमकी दी है। इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे करवाए और घर पर नोटिस भिजवाया और प्रशासन को भेज दिए कि जाओ उठाओ और धरने को खत्म करवाओ। इतनी ज़्यादा तानाशाही रवैया उनका बढ़ गया है कि मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को बताना चाहता हूं कि चाहे जितना मुकदमा करवा लें, चाहे जितना जेल भिजवा लें, लेकिन मैं और मेरे साथी जो धरने पर बैठे हैं तब तक हम लोग इसी तरह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे और अपनी मांग पर डटे रहेंगे। लगातार 22 दिनों से हम सभी साथी धरना पे बैठे हुए हैं। हमारी 3 मुख्य मांगे थी कि मेरिट में प्रवेश लेने का निर्णय जो विश्वविद्यालय ने लिया उसे वापस ले। दूसरा था कि जो 33% पेड सीटों को बढ़ा के 50% किया गया था उसे वापस करके 33% किया जाए। और तीसरा जो प्रवेश आवेदन शुल्क में इन्होंने वृद्धि किया था उसे वापस ले। लगातार इन तीनों मांगों को लेकर हम लोग 22 दिनों से धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन इन प्रशासनिक अधिकारियों के आंख पे भ्रष्टाचार का पट्टी इतना बढ़ चुका है कि इन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि क्या कर रहे हैं। छात्रों के ऊपर फर्जी मुकदमे करवाने का काम कर रहे हैं। इन्हें ये तक नहीं दिखाई दे रहा है कि प्रवेश सेल का पुतला फूंका गया था, कि कुलपति महोदय का पुतला फूंका गया था। ऐसे एक नहीं 1000 कुलपति का पुतला इसी विश्वविद्यालय में फूंकने का काम करेंगे हम लोग। अगर ये हमारी मांगों को मानते नहीं है तो आने वाले समय में पूरे बनारस में, पूरे प्रदेश में जगह जगह स्कूल भ्रष्टाचारी कुलपति का पुतला फूंकने का काम करेंगे हम लोग। 8 जून को राष्ट्र उदय पार्टी द्वारा पुण्य श्लोक राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती मनाई जाएगी। राष्ट्र उदय पार्टी द्वारा न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती कार्यक्रम मेहंदीगंज राजा तालाब वाराणसी रिंग रोड के बगल में 8 जून को आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को संदेश दिया जाएगा कि देश को आगे बढ़ाना है, हर समाज के लोगों को न्याय देना है, तो न्याय की देवी राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाना होगा। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर बताया गया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्ना राव पाटिल, फाउंडेशन 64 के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पाल के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में भागीदारी न्याय मोर्चा के घटक दल राष्ट्रीय किसान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र सिंह यादव, वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश निषाद, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिंद के साथ राष्ट्र उदय पार्टी के प्रदेश और प्रदेश के बाहर से नेतागण वाराणसी और अन्य जनपदों से भारी जनसंख्या में राजमाता अहिल्या देवी होलकर को मानने वाले राष्ट्र उदय पार्टी की नीतियों में विश्वास करने वाले लोग उपस्थित रहेंगे। न्याय की देवी राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी की 300वीं जयंती का कार्यक्रम 8 जून को मेहंदीगंज राजा तालाब में आयोजित है। क्योंकि भागीदारी न्याय मोर्चा में जो शामिल दल है, राष्ट्रीय किसान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट महेंद्र सिंह यादव जी हैं और भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केवट रामधनी बिंद जी हैं हमारे साथ में, और वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र निषाद जी हैं। तो इसमें देश के कोने कोने से अतिथि के रूप में लोग आ रहे हैं और ख़ास करके इधर पूर्वांचल के तमाम ज़िले से तमाम लोग राजमाता अहिल्या देवी होलकर को जानने वाले और जो न्याय प्रिय लोग हैं, ऐसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। घाट संध्या कार्यक्रम में सोमवार को कलाकारों ने महादेव और मां गंगा को समर्पित नृत्य का कार्यक्रम किया। गंगा के पावन तट पर कलाकारों ने महादेव और मां गंगा को अपने नृत्य प्रस्तुति समर्पित किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा द्वय कलाकार हिमांशी रस्तोगी और मृजुला रस्तोगी ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ शिव वंदना से करके घाट संध्या के मंच पर सत्यम शिवम सुंदरम के भाव को जागृत किया। द्वय कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचालन और घुंघरुओं के झनकार का अद्भुत समायोजन का समावेश था। कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचालन और घुंघरुओं के झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को भाव विभोर किया। कलाकार को प्रमाण पत्र, आशीर्वचन सीमा केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिल्ली से पधारे दो युवा कलाकारों पर्णिका श्रीवास्तव तथा निखिल खशोधन का मनमोहक कथक नृत्य हुआ। सोमवार को जिला प्रशासन वाराणसी और वर्तमान मंडलायुक्त एस राजलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिल्ली से पधारे दो युवा कलाकार पर्णिका श्रीवास्तव तथा निखिल खशोधन ने कथक नृत्य का मनमोहक जुगलबंदी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का प्रारंभ शिव वंदना से हुआ। इसके उपरांत सरगम नृत्य, तरारा नृत्य, फिर अंत में कथक के बोल पढ़ंत में एकल नृत्य से कार्यक्रम का सुंदर समापन हुआ। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संपन्न हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक 29 से 31 मई 2025 तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि मंडप में संपन्न हुई। इस 3 दिवसीय बैठक में देश भर के 478 जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के पूर्व 28 मई को परिषद के विविध आयामों की समीक्षा हेतु अलग अलग बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें 250 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की पूर्व संध्या पर एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जनजातीय परंपराएं, देश की शौर्य गाथाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष, रानी अबक्का की 500वीं जयंती और संघ शताब्दी वर्ष जैसे विविध विषयों को रचनात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया। इस आयोजन की ब्रीफिंग के लिए मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर एबीवीपी के काशी प्रांत के प्रांत मंत्री एवं केंद्रीय कार्य समिति सदस्य अभय प्रताप सिंह ने कहा कि विद्यार्थी परिषद सदैव ही छात्र हित एवं सामाजिक हित के मुद्दों पर कार्य करता आ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में देश के शैक्षणिक परिदृश्य एवं सामाजिक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इसी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, कोचिंग संस्थानों की मनमानी, विभिन्न संस्थानों में कुलपति नियुक्ति में देरी एवं वैश्विक स्तर पर भारत की कूटनीति से संबंधित प्रस्ताव भी पारित हुए। आने वाले दिनों में आपातकाल के 50 वर्ष पर मीसा बंदियों से संवाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करेगा। यशवंतराव केलकर जी की जन्म जयंती पर देश भर में कार्यक्रम करेगा। इसी के साथ विश्वविद्यालयों में व्याप्त विभिन्न भ्रष्टाचारों, समस्याओं पर एबीवीपी आने वाले दिनों में वृहद आंदोलन करेगी। एबीवीपी परिसरों में शैक्षणिक वातावरण को विद्यार्थियों के अनुकूल बनाने के साथ ही परिसरों को व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के मध्य जाएगी। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रशांत राय ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों के मध्य जाकर समरसता का संदेश देने का कार्य करेगी। इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में संगठन ने शिक्षा, पर्यावरण, खेल, उद्यमिता और सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर रचनात्मक हस्तक्षेप करते हुए विविध स्तरों पर प्रभावशाली कार्यक्रम चलाए हैं। रायपुर बैठक में लागू की गई पर्यावरणीय पहलें जैसे प्लास्टिक मुक्त परिसर, शून्य खाद्य अपव्यय और जैविक अपशिष्ट प्रबंधन यह सिद्ध करती है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवाचारशील और उत्तरदायी छात्र संगठन है। पत्रकार वार्ता के दौरान बीएचयू इकाई अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रशांत राय, प्रांत सह मंत्री नमन श्रीवास्तव, डिम्पल सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 60वीं वर्ष चल रहा है, उनके 150वां वर्ष उनके जन्म जयंती का चल रहा है। तो इसमें आने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रांत में यात्रा निकालेगा। देश भर में उनके विचारों को लेकर, उनके संघर्ष को हम जनजातीय समाज तक जाएंगे। इसके साथ ही जो जनजातीय छात्रावास हैं, जहां जनजातीय समाज के छात्र रहते हैं, उनका देशव्यापी सर्वेक्षण अभावित करने जा रही है। संघ शताब्दी वर्ष में तमाम प्रकार की गतिविधियां, संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसको लेकर तमाम प्रकार की गतिविधियां काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर देश भर के परिसरों में हम लोग करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम सभी जानते हैं कि द्वितीय सर संचालक गोलवलकर जी यहाँ के विद्यार्थी रहे, यहाँ के शिक्षक रहे, तो यहाँ पर विशेष कार्य योजना के तहत हम लोग कार्य करने वाले हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।